नहीं नहीं सही पढ़े हैं। एक चीज़ बताइए, अभी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए, यानी क्या क्या फैक्टर आपको लगता है कि कंसीडर कर, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपको इम्पैक्ट करेगा किसी भी इंडस्ट्री का लोकेशन या किसी भी फर्म का, छोड़िए ना इंडस्ट्री, छोड़िए फर्म। चलिए लैंड एक फैक्टर है, कैपिटल, लेबर होगा, लेबर एंड देयर स्किल सेट, और क्या करें, एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए ठीक है, और चलिए ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यही कहना चाह रहा है ना। और और भी कुछ है? और क्या क्या फैक्टर जो कि इम्पैक्ट कर सकता है? अरे सामान तो बना लिए, लेबर भी बुला लिया, कैपिटल भी ले लिए, जमीन भी ले लिया, अरे हाँ। मार्केट भी तो होना चाहिए जहाँ बेचेंगे या जिसको सर्व करेंगे, कोई फर्म है तो। और किस चीज़ से सामान बनाइएगा? गुड्स से सामान बनाइएगा। कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है चलिए। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में सब कुछ पढ़ना होता है थोड़ा। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन और रॉ मटेरियल तो जरूरत पड़ेगी, उसी से बनाइएगा ना। किचन में पहुंच गए, बर्नर जला लिया, वो भी रख दिया, क्या नाम, तवा भी रख दिया, बेलन भी लेते आए और आटा है ही नहीं रॉ मटेरियल हो गया। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसके अलावा, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। अब ये तो ये अंडरस्टैंडिंग अभी हो गया। इनिशियली क्या था, मतलब कैसे कहाँ लगा दे इंडस्ट्री, क्या करें, क्योंकि प्रोसेस करना, गुड्स को प्रोसेस करना या किसी भी चीज़ को, वो तो एग्रीकल्चर जब से हमारा, हम पहले क्या थे? नहीं, हंटर्स एंड गैदरर्स थे। पहले हम हंटर एंड गैदरर,
उसके बाद फिर हम क्या हुए, कुल मिला के एग्रीकल्चरिस्ट हुए। मतलब फिर हम एग्रीकल्चर, हंटर गैदरर में हम जंगल में घूमे, पकड़े, खाए पिए, खत्म। फिर एग्रीकल्चरिस्ट हुए, एग्रीकल्चर परस्यू करना शुरू किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना किया तो हमारे पास कुछ सरप्लस भी आने लगा। इस सरप्लस को स्टोर करने लगे। अब एग्रीकल्चर जब सरप्लस हो गया और कुछ स्टोर भी करने लगे, तो ये तो निश्चित हो गया कि साल भर काम करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग फ्री भी हुए, जो लोग फ्री हुए वो कुछ और करना शुरू किए। कुल मिला के आपका हैंडीक्राफ्ट वाले में, हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्ट्समैन, अलग अलग डोमेन में अलग अलग कहें हैंडलूम इंडस्ट्री वगैरह में कुल मिला के जाना शुरू किया। इसी में आपका प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्री भी आ गई थोड़ी बहुत, या कंजर्वेशन से रिलेटेड आ गया। ये इंडस्ट्री जो है बियॉन्ड एग्रीकल्चर, जब से एग्रीकल्चर हो गया हमारा, उसके बाद से हमको कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मतलब उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि बड़ी बड़ी मशीनरी थी और ये सारी चीज़ें थी, बट उस टाइम हैंडीक्राफ्ट बेस्ड था। और ये जो हैंडीक्राफ्ट जो लोग करते थे ना, वही लोग आपके कुल मिला के एग्रीकल्चर भी करते थे, क्योंकि उनको अब साल भर नहीं करना है, उनके पास अब सरप्लस होने लगा है एग्रीकल्चर से, तो अपने स्टोर करके ये सारी चीज़ें। तो अब ये हुआ कि यही जब एडवांस फॉर्म में इंडस्ट्री, वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री जब हो गया, तब एक चैलेंज आया कि भाई अब इसको कहाँ, कहीं भी तो हम नहीं रख सकते ना, क्या क्या फैक्टर होगा। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं, ये इतनी अंडरस्टैंडिंग अब हो गई है, उस टाइम नहीं थी। उस टाइम में बहुत सारी थ्योरीज आई थी जिसने ये डिटरमाइन, मतलब हमें इनलाइटन किया कि व्हाट नीड टू बी कंसीडर्ड या व्हाट फैक्टर्स need to be considered in deciding the location of a industry. इसमें जो हमारे वेबर साहब थे, ये वन ऑफ द फर्स्ट या इकोनॉमिक जोग्राफर कह सकते हैं, इंडिविजुअल या इकोनॉमिक जोग्राफर, हु प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अच्छा, इंडस्ट्रियली एडवांस्ड नेशन कौन सा है, मतलब इनिशियल टाइम में वन ऑफ द इंडस्ट्रियली एडवांस्ड नेशन आपका जर्मनी था कि नहीं है, बताइए मुझे। स्टीम इंजन वगैरह जो, हाँ 1910, 1912 में, 1920 में तो इन्होंने दिया था अपना, ये थ्योरी दिया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं, आप लोग जो भी 1912, 1909 आप लोग जो भी बोल रहे हैं ना, वो इससे है, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी की आप बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि इनिशियली जो पहला इसका था 1909 में था, फिर उसको रिफाइन करके 1920 में, जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सब 1920 में कुल मिला के इसको हम, पहला वाला 1909 में था, आया था, कुल मिला के प्रपोज किया था। आप उसकी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब आया था। हाँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री में है ना, मिड 17 मतलब 1750s के आसपास आया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, 1750s के आसपास। तो ये कहाँ आया था? यूरोप में आया था। अब यूरोप में आया तो सबसे पहले यूरोपियन को ही जरूरत पड़ेगी ना भाई कि हम इंडस्ट्री कहाँ लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं, ये सारी चीज़ें।
हालांकि उस टाइम में एकदम तुरंत नहीं हुआ था, बट बाद में। तो तो ये जो अपने वेबर साहब थे, इन्होंने दिया था। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इनसे पहले भी कुछ थ्योरीज दी जा चुकी थी। जैसे इंडस्ट्री आने से पहले हमने क्या कहा था, हमारे पास क्या आया था? इंडस्ट्री से पहले हमारा एग्रीकल्चर परस्यू हुआ था। तब एग्रीकल्चर को भी हम लैंड प्लानिंग कैसे करें, तो एक हमारे एक वॉन थुनियन साहब, इन्होंने ऑलरेडी एक थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चर की बात करी थी कि हम अपने लैंड्स को कैसे यूज करेंगे, किस तरह के लैंड को किस तरह के लिए यूज करें, किस पर्पस के लिए, मतलब किस लैंड को हम सीरियल्स के लिए यूज करेंगे, कहाँ पर जो है हम वुड्स प्रोड्यूस करेंगे। वुड्स मतलब पेड़ पौधे, प्लांट्स, क्योंकि ये 1800 समथिंग में इन्होंने दिया था, तो उस टाइम वुड्स हमारे लिए ज़रूरी था। ये हालांकि आप लोग के सिलेबस में है नहीं, तो इन्होंने कुछ थ्योरीज, कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जैसे आइसोट्रॉपिक सरफेस, ठीक है, रेशनल मैन, इकोनॉमिक मैन, ये सारी थ्योरीज जो है इन्होंने भी यूज़ किया, वेबर साहब ने भी, क्योंकि ये इनसे पहले दे रखे थे ये सारे। अब आप लोग बताइए कि आइसोट्रॉपिक सरफेस, ये सारी चीज़ें पढ़े हैं कि नहीं कुछ? हाँ, ट्रॉपिक मतलब टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल क्या होता है फिर? चलिए इसको हम बाद में भी लिखवाते हैं, इसको समझाएंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी का। There are various determinants which decides the location of any industry. There are various determinants which decides the location of any industry as well as firms, FIRMS, firms. हमने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड कर रहे हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इससे एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं ना कि कोई भी इंडस्ट्री हम सेटअप करेंगे तो रैंडमली हम नहीं कहीं सेटअप कर देंगे। अगर रैंडमली सेटअप कर दिए तो पता चला कि वो इकोनॉमिकली अनवायबल हो जाएगा, फिजिबल नहीं रहेगा, लॉस मेकिंग यूनिट हो जाएगा, और ओवर ए पीरियड टाइम इट विल गेट शट डाउन, बंद करना पड़ेगा, यू विल बी फोर्स्ड टू शट डाउन। सो फुल स्टॉप के बाद, so the firms cannot be set up randomly at any place. So the firms or industries cannot be, जल्दी लिखिए, so the firms cannot be या industries cannot be set up randomly at any place. हम randomly यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, few major factors which generally have say in deciding the location of any firm which generally have say in deciding the location of any firm or industry. पहला मार्केट, दूसरा रॉ मटेरियल,
तीसरा लैंड, चौथा लेबर, नेक्स्ट कैपिटल, नेक्स्ट मैनेजेरियल एंड टेक्निकल स्किल, मैनेजेरियल एंड टेक्निकल स्किल, एंड टेक्निकल स्किल, और गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, बट फ्यू मेजर फैक्टर्स यही है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, सो एनी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, सो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, सो एनी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी so any industrial location theory is an attempt to bring some order, to bring order in chaotic economic landscape, chaotic economic landscape। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, one such attempt was made by Alfred Weber, who proposed his industrial location theory, in the year in the early 20th century, in the early 20th century 20th सेंचुरी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, मतलब 1900 एंड, चूँकि इन्होंने, इसलिए मैंने एग्जैक्ट डेट नहीं लिखा है ना, 1909 में इन्होंने पहली बार प्रपोज किया था, फिर 1912 में फिर फाइनल इसका जो आया था वो 1920 के आसपास आया था, इस वजह से मैंने, ठीक है, नहीं रिफाइनमेंट्स होते रहते हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ प्रपोज करते हैं, फिर उसका सेमिनार वगैरह होता है, आप अपना जो आइडिया है उसको आप साझा करते हैं सबसे, और उसके बाद क्या होता है, लोगों का अपना इनपुट्स आता है, लोगों का जो इनपुट्स आता है उसके बाद फिर आप अपने थ्योरी में या आपका जो भी हाइपोथेसिस है उसमें आप रिफाइनमेंट्स लेकर आते हैं, और फिर रिफाइनमेंट के साथ तो उसमें समय लगता है ना, 2-3 साल तो लग ही जाता है, फिर उसके बाद आते हैं, फिर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की स्कोप रहता है, उसको और इम्प्रूव किया जाता है, इस वजह से। अब हेडिंग लिखिएगा, वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, मतलब अभी तक हम लोग माहौल बना रहे थे, अब मेन हमारा टॉपिक है वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी।
ये जो वेबर इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है, ये जो फाइनल फॉर्म में ये 1920 में प्रपोज किया गया था। ठीक है, जो फॉर्म अभी हम पढ़ेंगे, जो इलस्ट्रेशंस हैं इनके, जो हाइपोथेसिस, जो थ्योरी प्रपोज किया है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे, वो 1920 में दिया गया था। ये कहाँ के थे? ये जो जर्मन, इनका जो थ्योरी था ये आपका नॉर्मेटिव थ्योरी था। ये थ्योरी जो है इट इज नॉर्मेटिव, इसको हम लिखवाएंगे। नॉर्मेटिव से मतलब कुछ इनके एजम्पशंस जो थे वो इस थ्योरी को नॉर्मेटिव बना देते हैं। नॉर्मेटिव को हम आइडियल भी कह सकते हैं, आइडियल थ्योरी। मतलब इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एजम्पशंस लिए जो कि वो किस सिचुएशन में, एक आइडियल वर्ल्ड में ही पॉसिबल था, आइडियल वर्ल्ड में ही पॉसिबल है। अब वो कौन कौन से थे इनके, क्या क्या एजम्पशंस थे इनके? आइसोट्रॉपिक सरफेस, आइसोट्रॉपिक सरफेस, दूसरा रेशनल मैन, और तीसरा इकोनॉमिक। ये तीन इनके एजम्पशंस थे। अब आइसोट्रॉपिक सरफेस से ये क्या कहना चाह रहे थे? जैसे ये जो कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था आइसोट्रॉपिक सरफेस का, आइसोट्रॉपिक सरफेस का कॉन्सेप्ट दिया था हमारे वॉन-थुनियन साहब ने। ये जो कॉन्सेप्ट था वॉन-थुनियन साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि लैंड, कोई भी लैंड जो है उसके पास कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं। क्योंकि ये एग्रीकल्चर का थ्योरी दिए थे ना वॉन-थुनियन साहब, एग्रीकल्चर का थ्योरी दिए थे, तो उनको क्या मतलब था एग्रीकल्चर के फर्टिलिटी से वगैरह वगैरह से। तो उन्होंने कहा कि कोई भी लैंड जो है डज नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा एडवांटेज। किसी के पास कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो अपना एग्रीकल्चर थ्योरी दिया था ना, तो इसको बीच में मार्केट प्लेस रखा था और सराउंडिंग में ऐसे ऐसे 4-5 सेक्टर्स बांटे थे। तो इनका जो एग्रीकल्चर वाला थ्योरी था, इसमें एक चीज़ था कि रेंट वाला इकोनॉमी, रेंट बेस्ड था। दूरी ही डिसाइड करेगा कि किस फील्ड का कितना एग्रीकल्चर रेंट होगा, फर्टिलिटी नहीं। मतलब इनके हिसाब से, वॉन-थुनियन साहब के हिसाब से, लैंड के पास कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। लैंड के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या हो सकता है? फर्टिलिटी होना चाहिए जनरली। कौन सा लैंड, अभी हम सॉइल हम लोग पढ़े थे, देखे थे, अलूवियल सॉइल जो है मोस्ट फर्टाइल है, रेड सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया, ये सब लीस्ट फर्टाइल टाइप कैटेगरी में आते हैं। कुछ सॉइल ऐसे हैं जहाँ पर आप एग्रीकल्चर परस्यू ही नहीं कर सकते। तो ये भी जो थ्योरी था, ये भी आपका नॉर्मेटिव था। अब इनसे इंस्पायर होकर अगर कोई थ्योरी बनाएगा तो भी नॉर्मेटिव ही होगा ना। हाँ, आइसोट्रॉपिक सरफेस का मतलब यही है कि किसी भी लैंड के पास कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। ठीक है, व्हेन इट कम टू द प्रोडक्टिविटी, या विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी। अब इस तरह का मतलब उन्होंने भी कहा, हाँ किसी लैंड के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें रॉ मटेरियल की बात करेंगे ना। अब रॉ मटेरियल हर जगह आपके ओर्स हैं, हर जगह नहीं पाए जाते हैं ना। तो वेबर साहब ने इसको कंसीडर तो किया कि हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ कोस्टल लोकेशन है तो उसको एडवांटेज रहेगा, कोई इंटीरियर है तो, कोई हिंटरलैंड में है तो उसको कम एडवांटेजियस रहेगा। ये जो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है किसी एक लोकेशन का, ए और बी का, इसको तो उन्होंने ओवरलुक किया, मतलब इसको नहीं कंसीडर किया।
शेयर, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब व्हेन इट कम टू द रॉ मटेरियल, आरएमसी में रॉ मटेरियल है, ठीक है, व्हेन इट कम टू रॉ मटेरियल, इस केस में डिफरेंसेस हैं कि हर लोकेशन पर हर चीज़ का रॉ मटेरियल नहीं होगा। कुछ रॉ मटेरियल आपके यूबिक्यूटस होंगे जो आपको हर जगह मिलेंगे, और कुछ जो होंगे किसी स्पेसिफिक जगह पर फिक्स्ड होंगे। तो ये तो फिर भी मैनेजेबल है कि हाँ ये बढ़िया एक कंसेप्ट लिया इन्होंने कि हाँ हर जगह हर रॉ मटेरियल नहीं फिक्स है। बाकी जो एडवांटेज होता है, अब जैसे कहीं भी इंडस्ट्री अगर हम सेट कर रहे हैं, जैसे आप ही लोगों ने कहा ना अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो जो लैंड आपके वाटर बॉडी के आसपास में होगा उसके पास एक अनड्यू एडवांटेज है कि नहीं? हाँ, जो लैंड अगर हमारा सी पोर्ट के पास में होगा, हाँ, उसके पास थोड़ा सा अनड्यू एडवांटेज रहेगा कि नहीं, कि वो आसानी से जो है अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो वो सारे फैक्टर्स को उन्होंने जब वो सारे पैरामीटर की हम बात करते हैं जिनका अभी हम डिस्कस किए, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी या कनेक्टिविटी की बात करते हैं, उस केस में उन्होंने आइसोट्रॉपिक सरफेस मान लिया। बाकी सब में सिर्फ रॉ मटेरियल वाले केस में इन्होंने कहा कि आइसोट्रॉपिक सरफेस नहीं कंसिडर किया है, बाकी सब केस में इन्होंने आइसोट्रॉपिक सरफेस कंसिडर किया है।